हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यूपी टेट एग्ज़ाम देना है तो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एक समृद्ध और जो विविध वातावरण होता है उसमें उपलब्ध रहता है, उसमें उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और जो विविध वातावरण है उसमें उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा है उसमें देखेंगे आपका ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आता है, अहमन्यता आता है और अनुत्क्रमणीयता आता है। यह 3 तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रतीकात्मक विचार का विकास दिया गया है यह पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो बी वाला दिया गया है बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी वाले को चूज कर रहे हैं वह राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का जो बसना है किसने परिभाषित किया, किसने यह परिभाषा दिया। तो यह अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में डी को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। 10 से 12 महीने की जो परिपक्वता होती है उसमें बच्चा पहला जो कदम है वह चलने लगता है। कुछ बच्चे लेकिन तेज भी होते हैं, वह देखेंगे 9 महीने में ही चलना शुरू कर देते हैं। और बहुत ऐसे भी आपको बच्चे मिलेंगे जिनको चलने में 14 महीने भी लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यह जो अवस्था है ये 10 से 12 यहाँ पे माह की है, महीने की है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। पहला दिया गया, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। तो पहला तो यहाँ पे सही है। किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। यह भी किशोरावस्था के संबंध में सही है। व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। तो यह भी आपका सही है। ये तीनों कथन किशोरावस्था के बारे में ही हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे प्रश्न है कि प्रेरणा एक स्थिति है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जो आपका प्रेरणा होता है यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो यह देखेंगे मार्गान्तरीकरण होगा, और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब होता है कि जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति की जो क्रियाशीलता होती है उसको अच्छे दिशा की ओर मोड़ना, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा, तो यह परतंत्र चर रहेगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर देखेंगे, आप भी जानते हैं कि जो अधिगम की स्थिति होती है वह अभ्यास पर ही निर्भर रहती है। अभ्यास की जब मात्रा बढ़ती है तो जो अधिगम में परिवर्तन होता है वह होता है, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने के पठार का अगर आपको यहाँ पे निराकरण करना है तो इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सही है। अगर सीखने में पठार आ चुका है तो उसके लिए बच्चे को यहाँ पे सीखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित तो करना चाहिए। उसके बाद दिया गया सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी आपका सही तरीका है, इससे भी निराकरण होगा। उसे दंडित करना चाहिए, दंडित वाला गलत हो जाएगा, दंडित नहीं करना होता है। कहीं भी दंड से रिलेटेड लिखा रहे और यहाँ पे पॉजिटिव में रहे तो वह गलत ही होगा। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, तो यहाँ पे सीखने का पठार आया हुआ है तो उसमें जो निराकरण है उसके लिए क्या करना होगा? कारणों का अध्ययन भी करना चाहिए, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए, तो सी वाला नहीं करना चाहिए, बच्चे को दंडित नहीं करना है। अगला सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सब लोग प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स, यहाँ पे जो जुड थे, चार्ल्स जुड हो जाएंगे। सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है उसको किसने अग्रसारित किया था, तो चार्ल्स जुड ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात है जो कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, तो यह इकाई योजना है। इकाई योजना का जो सूत्रपात है वह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और जो इकाई योजना है उसका सर्वप्रथम विकास जो एच.सी. मॉरिसन है उन्होंने किया था, परंतु जो इकाई शब्द है उसको लाने का श्रेय हर्बर्ट महोदय को मिलता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से शिक्षण एवं अधिगम के सबसे उपयुक्त तरीके कौन से हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सब लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षण एवं अधिगम के सबसे उपयुक्त तरीके। बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुप रहें और शिक्षक को सुने, तो यह बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। चुप रहने की बात किया गया है और सिर्फ शिक्षक को सुनना दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। शिक्षण और अधिगम के सबसे उपयुक्त तरीके की बात किया गया, तो बच्चों को विकसित होने के लिए बहुत से अवसर दिए जाने चाहिए, तो यह तो आपका सही है। अधिगम के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए अंतःक्रियाएं और गतिविधियों को बनाया जाना चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है शिक्षण और अधिगम के बारे में। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे हो जाएंगी यहाँ से अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिक्षण विधियां हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा धीमा सीखता है तो इसमें जो अपव्ययी कारक है वह शिक्षण विधि होगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि ICDS कार्यक्रम के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और ये जो कार्यक्रम है 0 से जो 6 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चे होते हैं उनके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
या देखेंगे जो 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे हैं या जो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं और उनकी जो माता हैं उनमें कुपोषण और जो स्वास्थ्य समस्या होती है उनसे निपटने के लिए यह एक प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है, तो यह याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। समावेशी जो शब्द है उसमें जो असाधारण बच्चे हैं उनका तात्पर्य प्रतिभावान से हो जाएगा, बुद्धिमान से हो जाएगा, और पिछड़े या मानसिक रूप से जो बाधाग्रस्त शिशु हैं उनसे लिया जाता है असाधारण बच्चे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो मानसिक मंदता में हल्की मंदता आता है, गंभीर मंदता आता है, मध्यम मंदता आता है, लेकिन तीव्र मंदता नहीं आता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला राइट आंसर है, यह मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो डी वाला राइट आंसर है। बुद्धि समावेश करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन का, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। गिलफोर्ड की जो बुद्धि संरचना है उसके अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो बुद्धि के जो मुख्य आयाम है उसमें प्रक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम आता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज करेंगे वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है वह कौन सी है। वस्तुनिष्ठ विधि की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। श्यामपट्ट को शिक्षण जो सामग्री है उसके किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा। जो श्यामपट्ट होता है वह शिक्षण सामग्री में देखेंगे जो दृश्य साधन होता है उसके अंतर्गत आ जाता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे श्यामपट्ट हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया या कोई मॉडल है, ये सब आपके यहाँ पे दृश्य साधन के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। जैसे दिया गया फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, और यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा की बात किया गया है। और नेक्स्ट दिया गया अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंदकुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। नेक्स्ट है कि अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा की बात किया गया है, तो यहाँ पे जो प्रशंसा वाला है यह आंतरिक प्रेरणा होगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, तो यह आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा जो टीएटी होता है, टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मरे के द्वारा किया गया था, और मरे दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो मूल प्रवृत्ति हैं इनको 14 यहाँ पे प्रकार में वर्गीकृत जो किए हैं वह मैकडूगल ने किया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मानव विकास है उसका जो यहाँ पे प्रारंभ होता है, जो गर्भावस्था होती है उसी से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो शिक्षण के स्तर में यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षण का स्तर होता है उसमें देखेंगे आप लोग पढ़े भी होंगे। एक तो आपका आता है यहाँ पे चिंतन या प्रत्यावर्ती स्तर आता है, दूसरा होता है बोध या अवबोध स्तर होता है, तीसरा होता है स्मृति स्तर। तो यहाँ पर देखेंगे स्मृति स्तर तो आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे अवबोध या बोध स्तर दोनों सेम ही है, उनको उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। तो यह भी आपका हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे आपको बताया गया है कि रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको चिंतन या प्रत्यावर्ती स्तर बोलते हैं, तो यह भी आपका शिक्षण के स्तर है। ये 3 तो आपके हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभिप्रेरणा का स्तर दिया गया यह नहीं है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। एक स्मृति स्तर होता है, दूसरा आपका यहाँ पे स्मृति स्तर होता है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अवबोध लिखा रहे या बोध, दोनों सेम ही हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रत्यावर्ती स्तर को कभी कभी चिंतन स्तर लिखता है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विचारों में सृजनात्मकता, तो यह प्रतिभाशाली होने का लक्षण है, संकेत है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, यह भी है। कौतूहल, यह भी प्रतिभाशाली होने का संकेत है। लेकिन दूसरों के साथ अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो यह कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले प्रश्न में बी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। सामान्य से विशेष की तर्कीब प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा निगमनात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। जो आप लोग पढ़े होंगे निगमन विधि उसी से रिलेटेड है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया, सामान्य से विशेष की ओर चल रहे हैं, तो यह निगमनात्मक होगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र बी को चूज किया राइट है। इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। तो सीटेट एग्जाम आपका 6 सितंबर को होने वाला है, और इसके अलावा जो यूपी टेट एग्जाम है 2-3-4 जुलाई को होने वाला है। और सीटेट एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेगा और पासिंग मार्क 90 नंबर है। सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 100 से 110 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 प्रश्न में देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर इन 30 प्रश्नों में देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से आपका सोशल साइंस है या मैथ साइंस है या प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आते हैं, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आप लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलेगा। और आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। और यूपी टेट एग्जाम 2-3-4 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। इसमें भी सोशल साइंस का मिल जाएगा, मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें भी सभी ईयर के प्रश्न रहेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसके लिए भी सेम तरीके से आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, और सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि थार्डाई का जो सिद्धांत है निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो थार्डाई का सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक जो सिद्धांत की श्रेणी है उसमें आ जाता है, क्योंकि थार्डाई एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए, जो थार्डाइक थे वह प्रयास और जो त्रुटि नामक सिद्धांत दिए थे, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो थार्डाइक थे उन्होंने अपना जो प्रयोग था वह बिल्ली पर किए थे। पावलोव अपना जो प्रयोग है वह कुत्ता पर किए थे, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने की बुद्धि लब्धि की जो गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। यूपी टेट एग्जाम हो या सीटेट एग्जाम हो, एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है कि इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए में लिखा गया है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे में 100 दिया गया। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र ए को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यूपी टेट या सीटेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पे यूपी टेट या सीटेट लेकर के मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।